गुड मॉर्निंग बेटा जी। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 11th का फोटोसिंथेसिस का पार्ट 4। किसका? फोटोसिंथेसिस का पार्ट 4। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो आगे देखते हैं कि पहला एक टॉपिक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया कि हमने C3 पढ़ लिया, C4 पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एक और साइकिल को जिसे हम कह देते हैं C2 साइकिल। क्या? C2 साइकिल यानी फोटो रेस्पिरेशन। कोई दिक्कत? चलिए इसकी डेफिनेशन करिए। इसकी डेफिनेशन हो गई? क्या है ये? इट इज अ लाइट डिपेंडेंट साइक्लिक प्रोसेस of oxygenation of RUBP and release of carbon dioxide by the photosynthetic organs of a plant। क्या ये एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है? क्या लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है? मतलब ये किस एनर्जी पे काम कर रही है? लाइट की एनर्जी पे काम कर रही है। और लाइट की एनर्जी पे हमारी और एक साइकिल काम करती है। कौन सी? C3 साइकिल, लाइट रिएक्शन। याद है? ये साइकिल याद है? फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, ये सब याद है? नहीं याद तो जाके लेक्चर की पुरानी वीडियोस देख लीजिए, नीचे यूट्यूब में गिवन है, वरना टॉप कोचिंग के चैनल पे मिल जाएंगी आपको ये सारी चीजें। ठीक है। C3 साइकिल, क्या C3 साइकिल के अंदर लाइट रिएक्शन थी और इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या मिलता है? 3 कार्बन कंपाउंड मिलता है। क्या? 3 कार्बन कंपाउंड मिलता है विच इज PGA। अब ठीक है, जो हमारी C3 साइकिल थी उसमें एक चीज थी, एक एंजाइम था विच इज रुबिस्को, RUBP। अब RUBP का जो काम होता है ना भाई, वो क्या काम होता है? वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और 3 कार्बन कंपाउंड PGA में कन्वर्ट करता है। वो क्या करता है? कार्बोक्सिलेशन करता है। क्या? लेकिन उसका मैंने एक पार्ट और बताया था कि वो ऑक्सीजनेज की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि RUBP कब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काम करेगा और कब ऑक्सीजन के लिए काम करेगा? कि वो कब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काम करेगा या ऑक्सीजन के लिए काम करेगा? तो वो ये होता है जब लो टेम्परेचर हाई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रेशियो होती है कि हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है तो क्या हो जाती है? केल्विन साइकिल हो जाती है। लो टेम्परेचर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो हमारी क्या हो जाती है? केल्विन साइकिल होती है। लेकिन वहीं पे अगर RUBP को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिल जाए और हाई टेम्परेचर मिल जाए, क्या हाई टेम्परेचर मिल जाए, तो वो क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन। समझ गए कि केल्विन साइकिल कब हो रही है और फोटो रेस्पिरेशन कब हो रहा है? ये फैक्टर समझ आ गए। चलिए, क्या इट इज अ लाइट डिपेंडेंट साइक्लिक प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP। क्या? ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP। इसको इसलिए कहते हैं कि वो कार्बन फिक्सेशन में भी काम करता है और ऑक्सीजनेशन में भी काम करता है। समझ गए? ठीक है। एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ही काम करेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब काम करता है फोटोसिंथेसिस, वही ऑर्गन्स काम करेंगे। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बनाएगा? PGA बनाएगा और क्या निकलेगी? ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो ये तो वेस्ट है ना, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए ना, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करवानी। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट के अंदर चाहिए ताकि वो अपना फूड यानी ग्लूकोज वगैरह बना सके। याद नहीं? अपना ग्लूकोज वगैरह बना सके। ठीक है, इसलिए हमें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के अंदर चाहिए, ना कि प्लांट के बाहर। ये चीज समझ आ गई? इसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही थी, ये प्लांट के अंदर हो रही थी और रिलीज क्या हो रही थी? हमारी ऑक्सीजन। वेयर एज
फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रही है, ये हो रही है रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिलीज, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, फिक्सेशन। ये चीज समझ आ गई। तो दैट इज वाई फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस विद द क्लोरोप्लास्ट। क्या माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट तीनों ऑर्गेनेलीज चाहिए होती है इस फोटो रेस्पिरेशन की कंप्लीशन के लिए। ये बात समझ आ गई। चलिए, कि आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज and oxygenase is the main enzyme for dark reaction. It also catalyzes another reaction that interferes with the functioning of Calvin cycle. समझ आए, कैल्विन साइकिल की फंक्शनिंग से ये इंटरफेयर करता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करने देता, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं करने देता, ये ऑक्सीजन को फिक्स कर देता है। समझ आ गया? चलो क्लियर आउट, आगे देखते हैं। क्या द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिटरमाइंस विच वन विल बाइंड ऑन द एंजाइम। क्या रुबिस्को एंजाइम पे कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा या ऑक्सीजन बाइंड करेगा, ये उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा CO2 ज्यादा है तो CO2 बाइंड करेगा, अगर O2 ज्यादा है तो O2 बाइंड करेगा। एटमॉस्फेयर में अगर O2 ज्यादा है तो O2 बाइंड करेगा, CO2 ज्यादा है तो CO2 बाइंड करेगा। ठीक है, इफ O2 कॉन्सेंट्रेशन इज मोर in atmosphere than CO2, then in C3 plants rubisco act as an oxygenase enzyme and CO2 fixation does not lead to the formation of PG यानी phosphoglyceric acid। क्या अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा है तो CO2 फिक्सेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट 3 कार्बन कंपाउंड जो हमें मिलता है कैल्विन साइकिल में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो नहीं मिलेगा। समझ आई बात? ठीक है, इंस्टीड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की जगह हमें क्या मिल जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट मिल जाएगा एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट मिल जाएगा। क्या फॉस्फोग्लाइसरेट मिल जाएगा और फॉस्फोग्लाइकोलेट मिल जाएगा, विच आर 2 कार्बन कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं। 2 कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड C2 साइकिल। मैंने बोला था दैट इज वाई दे आर कॉल्ड C2 साइकिल, कि पहला कंपाउंड क्या मिल रहा है, 2 कार्बन कंपाउंड मिल रहा है, तो वो क्या हो गए, C2 साइकिल हो गए। ठीक है, ये बात समझ आ? चलो बरखुरदार, आगे बढ़ते हैं। क्या चल नहीं रहा रिमोट? हाँ चल गया। अब ये वेस्टफुल प्रोडक्ट पाथवे क्यों है? C2 साइकिल को हम वेस्टफुल पाथवे कहते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 चीजें, द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे इज कॉल्ड अ वेस्टफुल प्रोसेस ड्यू टू 2 रीजन। 2 रीजन है जिसकी वजह से ये वेस्टफुल प्रोसेस है। फर्स्ट, देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ शुगर और एटीपी और शुगर कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ ऑक्सीजन की फिक्सेशन हो रही है। ठीक है, CO2 इज रिलीज, जो हमें बनाने के लिए प्लांट के अंदर चाहिए वो रिलीज हो रही है। या CO2 हमें प्लांट के अंदर चाहिए, वो रिलीज हो रही है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, और ATP और खर्च कर रहा है। ये प्रोसेस ATP और खर्च कर रही है, एनर्जी मॉलिक्यूल को और ज्यादा खर्च कर रहा है CO2 रिलीज होने के बाद भी। CO2 रिलीज करने के लिए ATP भी खर्च कर रहा है। एक तो CO2 भी नहीं मिली, ऊपर से ATP भी खर्च हो गई। भाई तो हमारा नुकसान है, हमारा नहीं, प्लांट का नुकसान हो, क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन जनरली अकर इन टेम्परेट प्लांट्स सच एज बीफ, बीन, कॉटन, राइस, वीट, बार्ले। टेम्परेट प्लांट्स में ये होती है जनरली। वाइल्ड ट्रॉपिकल ग्रासेस सच एज मेज, शुगरकेन, सोरगम, इनमें ये नहीं होता, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब जो फोटो रेस्पिरेशन की चीजें होती हैं उसमें होता क्या, ये नोट है तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट थे, उससे क्या बना, हमें ग्लाइकोलिक एसिड बना, उससे क्या मिला, ग्लाइसिन मिला, उससे क्या मिला, सीरीन मिला, विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरी उसकी प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल की। ये केमिकल्स इस तरह एक के बाद फॉर्म होते हैं। इनमें कुछ नहीं समझाना, ये रटने वाली चीज है। द अबव कन्वर्जन लीड्स टू द प्लांट्स एनर्जी एंड CO2 एंड अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। CO2 रिलीज हो जाती है, जो कि हमें नहीं करनी। दैट इज वाई दिस इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, बट होती है।
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट प्लेस इन C4 प्लांट्स। ये बात ध्यान रखें कि C4 प्लांट्स में ये नहीं होती, C3 प्लांट्स में ये होती है। बिकॉज थ्रू अ सर्टेन मैकेनिज्म CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस एट द एंजाइम साइट। क्या CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इंक्रीज रहती है C4 प्लांट्स में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसे एज इट इज ही याद रखना है, इसे एज इट इज ही याद रखना है, ठीक है। दिस हैपेंस व्हेन द C4 एसिड यानी oxaloacetic acid forms from mesophyll cell tend to be broken down in bundle sheath releasing carbon dioxide। ये इस पॉइंट का ये पॉइंट एक्सप्लेनेशन है कि क्या होता है जब C4 साइकिल में oxaloacetic acid बन रहा होता है तो बंडल शीट में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, हेंस इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं, देखिए ये वाला था, ये हमारी बंडल शीट थी, ये हमारी मेसोफिल सेल्स थी। यहां पे फिक्सेशन हुआ, यहां पे ट्रांसपोर्ट हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ, यहां पे रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहां पे रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बंडल शीट में रिलीज हो जाएगा तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कम हो जाएगा एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कम हो जाएगा और फोटो रेस्पिरेशन होगी ही नहीं। क्या फोटो रेस्पिरेशन होगी ही नहीं। ये चीज समझ आई? चलो अच्छा है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। एज C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन द प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड्स दीज प्लांट्स आर मोर देन C3 प्लांट्स। क्या प्रोडक्टिविटी किस में ज्यादा होती है? C4 प्लांट्स में होती है। लेकिन एक क्वेश्चन था, which is more energy expensive reaction, which is more energy expensive reaction, C3 और C4? कि कौन सा ऐसा था जिसमें 5 ATP लग रहे थे बनाने में? तो हमारे बालक क्या कहेंगे, हमारे छात्र सारे क्या कहेंगे नीट वाले? C4। नीट का क्वेश्चन, इसका नीट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी C3 साइकिल थी या C4 साइकिल थी कि जिसमें ज्यादा यूज ऑफ ATP होता, तो हम कहेंगे C4। और कितना होता है? 5 ATP का इस्तेमाल होता है। कितना इस्तेमाल होता है? 5 ATP का। समझ आ गई ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। सब समझ आ गई थ्योरी? ये PPT आपके डिस्क्रिप्शन में होगी, नीचे जाके टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना। कोई डाउट्स हो, कोई हो, कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में बोल देना, मैं उस पर काम करके उसकी भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया? ये हमारी C3 साइकिल थी, ये C4 थी, ये C3 थी। चलिए अब आ जाते हैं कि C3 और C4 का एक थोड़ा सा ना डिफरेंस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है काफी। क्या? काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैरेक्टर्स की क्या क्या है, C4 में, C3 में क्या क्या होते हैं और C4 में क्या क्या होते हैं। चलो क्या होता है? द सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। ये सबसे पहले केल्विन साइकिल साइट, दोनों में केल्विन होती है, C3 में भी होती है, C4 में भी होती है। तो इसमें मीजोफिल में हो गई और इसमें बंडल शीट में हो गई। डन। चलो सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस, सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। क्या मीजोफिल में भी होती है, ये भी मीजोफिल में होती है, जिससे हमें क्या मिलता है? OAA और इससे क्या मिलता है? PGA। दिस इज 3 कार्बन और दिस इज 4 कार्बन। ये बात समझ आई? चलो हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल डज दैट लीव हैव, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डज दैट लीव हैव दैट फिक्स CO2? कि CO2 को फिक्स करने के लिए एक लीफ के बाद कितने टाइप ऑफ सेल्स होते हैं? एक लीफ के पास कितने टाइप ऑफ सेल्स होते हैं? इसके पास खाली मीजोफिल होता है, इसके पास मीजोफिल और बंडल शीट होते हैं। ठीक है, याद रखने वाली बात है सारी, टेबल बना के बता रहा हूं, भूलना नहीं। द नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर। क्या? नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर। मैंने बताया था रुबिस्को कितना कार्बन का होता है? 5 कार्बन का होता है। कितने? 5 कार्बन का। और ये पेप्केस कितने का होता है? 3 का होता है। ये बात समझ आई? चलो
द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, क्या प्राइमरी कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट की पहला कौन सा मिलता है? पीजीए मिलता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इधर क्या मिलता है? ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। कोई दिक्कत आ रही है इस चीज में? नहीं आ रही। चलो, द नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी प्रोडक्ट, क्या नंबर ऑफ कार्बन इन पीजीए में कितने होते हैं? 3, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल, एंड दैट इज, इसमें होते हैं 4, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड C4 साइकिल। समझ आई? चलो, प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, यस यस, दोनों में रुबिस्को प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों में रुबिस्को प्रेजेंट होता है। चलो, प्रेजेंस ऑफ पेप्केज, C4 में रुबिस्को होता है और पेप्केज दोनों होता है, रुबिस्को और पेप्केज दोनों होता है, इसमें खाली RUBP होता है, तो पेप्केज नो, ठीक है। सेल्स हैविंग रुबिस्को, इसमें यहां पे मीजोफिल में होते हैं, यहां पे बंडल शीट में होते हैं, ठीक है। द कार्बन फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशंस, क्या अगर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट बहुत ज्यादा हो, तो क्या कार्बन फिक्सेशन होगा? नहीं होगा, और यहां पे होगा, बिकॉज ये ट्रॉपिकल प्लांट्स में आ जाते हैं, ये हाई टेम्परेचर भी झेल जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एट लो लाइट इंटेंसिटीज, क्या अगर लो लाइट है, बहुत ज्यादा कम लाइट है, तो क्या फोटो रेस्पिरेशन होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। द प्रेजेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एट हाई लाइट इंटेंसिटीज, यस, अगर लाइट ज्यादा है तो फोटो रेस्पिरेशन होगी, लेकिन इसमें तो होगी ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि C4 में फोटो रेस्पिरेशन होती ही नहीं है। चलो, द प्रेजेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, कि अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है और O2 ज्यादा है, तो रुबिस्को किससे बाइंड करेगा? ऑक्सीजन से, तो हमारी फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ CO2, प्रेजेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, कि अगर बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या CO2 की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या फोटो रेस्पिरेशन होगा? नहीं होगा यार, अपने C3 साइकिल हो जाएगी, ये बात तो सबको पता है, तो नो। अब देखो, फोटो रेस्पिरेशन के जितने क्वेश्चन थे सब में नो आया, सब में नो आया, तो इसका मतलब ये आता है, इसका मतलब ये आता है कि तुम्हें पता है, लेकिन फिर बता रहा हूं कि C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, ये बात भेजे में घुसा लो। अब यहां पे थोड़ा सा एक टॉपिक छुप गया, ये है ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि C3 और C4 प्लांट्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? जो C3 प्लांट्स होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, यहां पे तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन अगर तुम PPT डाउनलोड करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, कि यहां पे मैं लिख देता हूं प्रेजेंट एवरीवेयर, और ये खाली ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं, क्या ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं, ये बात में कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। अब आ जाते हैं ऐसे फैक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे फैक्टर्स कौन से होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? क्या ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग photosynthesis. The rate of photosynthesis is essential in determining the plant's yield including the crop plants. कि photosynthesis का रेट जानना ना, कि कौन से फैक्टर्स में ज्यादा है, कौन से फैक्टर्स में कम है, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है, ताकि हम अपनी क्रॉप प्लांट्स के लिए भी जो इनकी यील्ड्स होती है इंक्रीज कर सके। अगर हमें पता चल जाए कि हम अपने क्रॉप की ग्रोथ, एक प्लांट की ग्रोथ कैसे करवा सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हम उसमें डाल के कह देंगे कि हाँ भाई हमारे प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो गई, तो वो उससे हम ज्यादा क्रॉप्स भी तो उगा सकते हैं, उन्हीं चीजों को जान के हम ज्यादा क्रॉप्स भी तो उगा सकते हैं, ठीक है। क्या इट डिपेंड्स ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स तो जो होते हैं वो ही होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट ज्यादा हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स है। पहले इंटरनल फैक्टर्स को पढ़ते हैं। द इंटरनल और प्लांट फैक्टर्स ग्रेटली डिपेंड ऑन द जेनेटिक्स, ये भी जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं। प्री डिपोजिशन एंड बेसिकली द ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्या जेनेटिक्स पे ही ज्यादातर डिपेंड किया जाता है कि उसकी ग्रोथ कितना हो रहा है, उसका साइज कितना हो रहा है, उसका प्री डिपोजिशन कितना है, साइज ऑफ लीफ क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये सब यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि नंबर क्या है, एज क्या है, साइज क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? जेनेटिक्स पे करती है, उसके जीन्स पे करती हैं। क्योंकि अगर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लिएगा, ज्यादा फिक्सेशन होगा तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। अगर उसके साइज ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ा पत्ता होगा, तो लाइट को ज्यादा आने की जगह मिलेगी, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को। ये बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। क्या? एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। दीज फैक्टर्स जनरली इंक्लूड एन एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। क्या? फैक्टर्स जनरली इंक्लूड एन एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, एक्सटर्नल बाहर से है, टेम्परेचर बाहर से है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बाहर से है, वाटर बाहर से है। ठीक है, ये चार फैक्टर्स है जो अभी हम पढ़ेंगे डीप में। यही ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से क्या होता है, हमें पता चलता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पे फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया। क्या? ऐसे फैक्टर्स जिनके ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है विच आर एक्सटर्नल टू द प्लांट, कि प्लांट की बात खुद से नहीं है, वो बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, अब आते कि एक हमारे ब्लैकमैन साहब थे, उन्होंने स्टेट किया when a process is controlled by more than one factor, then the rate of process is limited by the factor which is nearest to the minimal value. क्या? Which is nearest to the minimal value. It is the factor which will affect the rate if its quantity will change. कि वो क्या कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस, जब एक जैसा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा फैक्टर जिसकी क्वांटिटी सबसे कम होगी, ऐसा फैक्टर जिसकी क्वांटिटी सबसे कम होगी, उसके ऊपर वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करेगा। नहीं समझ आया? मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा हम देखते हैं। क्या? एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल कैसे लें कि हम मान लीजिए एक आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है कि सर मैच कर रही है कोका कोला से। मैंने कहा बिल्कुल करेगी, सर बना रहे हैं तो मैच नहीं करेगी। ठीक है, ये आ गई कोका कोला, कोका। ठीक है, अब क्या है, ये एक बॉटल है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इसका कैप भी चाहिए, इसकी बॉटल भी चाहिए। ठीक है ना, समझ जाओ। इसका रैपर भी चाहिए जिसके ऊपर कोका कोला लिखा होगा, और इसके अंदर का फ्लूइड भी चाहिए, जो लिक्विड जो आप ड्रिंक करते हैं। तो ये चार चीजें होने पे ही तो पूरी बॉटल बनेगी। अब मान लेते हैं ये जो हमारी बॉटल है ये हमारा है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मान लीजिए। लेकिन अभी कोका कोला के हिसाब से समझते हैं। क्या? ढक्कन मान लो आपके पास है 8, बॉटल आपके पास है 20, और रैपर आपके पास है 12, और कोल्ड ड्रिंक जितना ये 12 बॉटल में भरना है, तो 12 लीटर, क्या मतलब ये आपके पास 50 लीटर है। तो आप एक बात बताइए कि आप कितनी बॉटल बना सकते हैं? क्या आप खाली 8 बॉटल बना सकते हैं? क्या आप खाली 8 बॉटल बना सकते हैं? क्यों? क्योंकि ढक्कन तो 8 ही है। कितनी बना लो, 20 बॉटल भी लेकर रख लोगे, लेकिन ढक्कन कहां से लगाओगे? तो कंप्लीट प्रोसेस तो कंप्लीट बॉटल कितनी बनेंगी? 8 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 8 बनेंगी। कंप्लीट बॉटल कितनी बनेंगी? 8 बनेंगी। उन तो वही होता है कि मान लीजिए लाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, टेम्परेचर है, लेकिन अगर एक चीज जो सबसे ज्यादा कम है, जो जितनी लिमिटेड है, उस अकॉर्डिंग ही तो बनेंगी बाकी चीजें, है ना? ठीक है, ये चीज समझेगी। यही ब्लैकमैन का लॉ था कि जो मिनिमल वैल्यू पे होगा उसके ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या रेट ऑफ प्रोसेस डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, इफ ऑल द पैरामीटर्स वर टू बी प्रोवाइडेड टू द प्लांट लाइक CO2, वाटर, सनलाइट, ग्रीन लीफ, द प्लांट स्टिल मे नॉट डू द फोटोसिंथेसिस। कि अगर एक प्लांट को सारी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवा दो, वो फिर भी नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस टिल द मोमेंट द टेम्परेचर इज वेरी लो। अगर टेम्परेचर बहुत कम है, कि आपने CO2 दे दी, वाटर दे दी, सनलाइट दे दी, ग्रीन लीफ दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत लो है वो प्रोसेस नहीं करेगा। बट इफ द ऑप्टिमल टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड, कि अगर उस प्लांट को एकदम से तुम ऑप्टिमल टेम्परेचर दे दो या 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दे दो, तो ये फोटोसिंथेसिस अगेन करना शुरू कर देगा। ये चीज समझ आ गई कि टेम्परेचर नहीं था, तुमने हल्का सा भी टेम्परेचर दे दिया, रिक्वायर्ड जितना था एक बॉटल बनाने के लिए, चाहे एक ढक्कन चाहिए था, तुमने एक ढक्कन दे दिया तो एक बॉटल तैयार हो गई, एक बार फोटोसिंथेसिस हो गई। दैट इज द सेम केस। फैक्टर्स लाइक, सबसे पहले आ जाता है लाइट। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड वन ऑफ द मेन रीजंस
टू अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि ये ही एक ऐसा रीजन है, मेजर रीजन है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होती है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी कन्वर्टेड। अगर तुम लाइट एनर्जी ही नहीं मिल रही, एक प्लांट के लिए एक प्रोसेस करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, तो सबसे पहले वो कहाँ से आ रही है, चाहे वो लाइट रिएक्शन हो चाहे वो डार्क रिएक्शन हो। लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को बाउंस करवाने के लिए क्या चाहिए थी, लाइट एनर्जी चाहिए थी। जब तक लाइट एनर्जी नहीं आएगी तो इलेक्ट्रॉन बाउंस कैसे होगा, तो वो कहां से मिल रहा है हमें, सनलाइट से मिल रहा है, सन से मिल रहा है, तो इट इज द मेजर रीजन। ठीक है, 3 फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द लाइट। इंटेंसिटी होती है कि कितनी तेज है, कितनी देर के लिए, और क्या क्वालिटी है। आपने पढ़ा था लाइट का कि ब्लू कि कुछ पर्टिकुलर नैनोमीटर, ब्लू रीजन जो होता है विबग्योर का जो ब्लू रीजन होता है ये वाला, यहाँ पे लाइट सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है, तो दैट इज मीन द क्वालिटी ऑफ लाइट, दैट इज मीन बाय द क्वालिटी ऑफ लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या द टू कंडीशंस आर ऑब्जर्व, 2 कंडीशंस ऑब्जर्व करी जाती हैं एट लो लाइट इंटेंसिटीज, कि लो लाइट जो होती है उन पे, और हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कि 2 ऐसे केसेस लिए कि हमने एक बार प्लांट को बहुत कम लाइट दी और एक बार बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की थी। तो वो आगे देखते हैं क्या होता है। द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द रेट ऑफ फिक्सेशन अकर्स। ठीक है, ये इसके बारे में देख पढ़ लो एक बार। और हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या होता है, द रेट ऑफ फेल्स टू शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। ब्लैकमैन का लॉ आगे नहीं समझ आया, देखिए ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमारी लाइट इंटेंसिटी। तो देखिए कि एक लिमिट तक जब हमने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई, यहां पे हमने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हुआ। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां तक यहां तक जा रही थी लाइट, यहां तक हमने लाइट बढ़ाई तो यहां तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ा। लेकिन एक टाइम के बाद ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इसका क्या आ गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। तो ये लाइट यहां पे के बाद क्या हो गई, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इस पॉइंट के बाद तुम कितना भी आगे बढ़ा लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ही रहेगा, क्योंकि बाकी लिमिटिंग फैक्टर्स भी एक्ट करने लग जाएंगे। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। क्या, द सैचुरेशन ऑफ C4 एंड C3 प्लांट्स अकर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ CO2। क्या, and attain saturation at 360 micro per liter and 450 micro per liter। क्या कि saturation of C4 C3 plants occur at different level of CO2, कि C3 और C4 प्लांट्स में क्या होता है, डिफरेंट लेवल पे सैचुरेशन अकर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड अटेन सैचुरेशन एट 360 एंड 450, मतलब ये वैल्यू जब कार्बन डाइऑक्साइड की अचीव हो जाएगी तो प्लांट एक सैचुरेट करने लग जाएगा, इसके ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। समझ आ गई, लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा। थस इट कंक्लूड्स दैट द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इज अ लिमिटिंग फैक्टर एज वेल। ठीक है, it has demonstrated by a scientist that itself that C3 plants can grow much faster and lead to the higher productivity due to the higher rate of photosynthesis। क्या कि C2 plants जो होते हैं वो higher rate, क्या C2 plants जो होते हैं वो higher rate of photosynthesis शुरू करते हैं due to the higher productivity due to the higher faster sorry ये क्या होते हैं कि सॉरी मैं गलत बोल गया कि C3 प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो फास्टर करते हैं। क्या, फास्टर ग्रो करते हैं एंड लीड टू द हायर प्रोडक्टिविटी, की हायर प्रोडक्टिविटी करते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए ना C4 की क्या कॉन्सेंट्रेशन 450 है एज कंपेयर टू C4, तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। चलिए अब आ जाते हैं टेम्परेचर। द एंजाइम कंट्रोल्ड डार्क रिएक्शन आर अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। क्या कि डार्क रिएक्शन में जो एंजाइम्स होते हैं, डार्क रिएक्शन बेसिकली एंजाइम बेस्ड होती है। अब वो क्या करते हैं, बेसिकली एंजाइम्स क्या करते हैं, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही तो काम करते हैं। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एंजाइम्स की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएंगे, तो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अगर तुमने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, अगर तुमने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया तो क्या करते हैं कि हमारा फोटोसिंथेटिक का रिएक्शन ही नहीं होगा, डार्क रिएक्शन ही नहीं होगी, वो एंजाइम बेस्ड है। बेसिकली क्या होता है, जो बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में आ जाता है
तुम्हारी बॉडी में जो बैक्टीरिया आता है, अब तुम्हारी बॉडी में बैक्टीरिया आ गया तो तुम्हें फीवर हो जाता है, तुम्हारी बॉडी एक रिस्पॉन्स जनरेट करके कि फीवर हो जाता है ताकि तुम्हारा टेम्परेचर रेज हो जाए, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाए। अब जब वो बॉडी 37 डिग्री से वो टेम्परेचर रेज हो जाते हैं, मान लो 40 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, कुछ भी हो गया, 45 तो बहुत ज्यादा हो गया, मान लो 43 डिग्री, 40 डिग्री हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का मतलब क्या है, उस बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स होंगे जिसकी वजह से तुम बीमार हुए हो, तुम्हें खांसी नजला कुछ भी हुआ है, वो उसके एंजाइम्स, वो टेम्परेचर उस एंजाइम को तोड़ देगा, वो टेम्परेचर उस एंजाइम्स को तोड़ देगा ताकि वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाए। ये बॉडी का खुद, फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है ताकि वो आपकी बॉडी उन बैक्टीरिया को मार सके। ठीक है। C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू अ हायर टेम्परेचर टू शो द हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो C4 प्लांट्स है वो ज्यादा टेम्परेचर पे काम कर लेते हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। ये बात सही है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज मिनिमम टू ऑप्टिमम रेट द फोटोसिंथेसिस डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। कि जैसे ही हम मिनिमम से एक ऑप्टिमल टेम्परेचर की तरफ जा रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो क्या होता है, C4 प्लांट्स में क्या होता है, हर 10 डिग्री में फोटोसिंथेसिस का रेट डबल हो जाता है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है नीट और जिपमर में, जिपमर में ज्यादा आता है, इस पे क्वेश्चन जिपमर में ज्यादा आता है और आता ही आता है। ठीक है। But after reaching optimal temperature, the rate of photosynthesis shows an initial increase which later declines. क्या होता है कि मान लीजिए एक 41 डिग्री सेल्सियस है, 41 डिग्री सेल्सियस है, उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना पहुंच गया, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंच गया। अब क्या होगा, 41 डिग्री सेल्सियस के बाद, अब इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद ना वो थोड़ा सा और बढ़ेगा। मैं दोबारा बता देता हूं, ये पॉइंट है, ठीक है, ये है 41 डिग्री सेल्सियस, ये है ऑप्टिमल टेम्परेचर। अब 41 डिग्री सेल्सियस के पहुंचने के बाद ना ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा, और थोड़ा सा और बढ़ने के बाद ना एकदम से घटना शुरू हो जाएगा। कि मतलब जैसे टेम्परेचर की टच किया 41, थोड़ा सा और बढ़ा और फिर धाड़ से नीचे फोटोसिंथेसिस का रेट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलो, यही लिखा था। वाटर, द अफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर इज मोर ऑन द प्लांट एज होल rather than directly on photosynthesis। कि वाटर का इफेक्ट ना फोटोसिंथेसिस पे डायरेक्टली नहीं होता, बट एक प्लांट पे ज्यादा होता है। ठीक है, कि उसे प्रोटॉन्स नहीं मिलते। ठीक है, क्या उसे प्रोटॉन्स नहीं मिलते। तो इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन द स्टोमेटा बिकम्स क्लोज रिजल्टिंग इन, कि क्या होता है जब वाटर कम होता है तो स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्या क्लोज हो जाते हैं? जब क्लोज हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आना जाना बंद कर देता है, और जब वो बंद कर देता है तो क्या होता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। क्या, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का रेट ऑटोमेटिकली ही गिर गया। अब जब वो ऑटोमेटिकली गिर गया तो फोटोसिंथेसिस कैंसिल, यानी रेट क्या हो गया, गिर गया। चलिए, द लेस वाटर ऑल्सो कॉजेज लीड्स टू विल्ट। क्या, लीड्स टू विल्ट मतलब सिकुड़ना। जब लीव्स सिकुड़ जाएंगी तो सरफेस एरिया कम हो गया, स्टोमेटा कम हो गया, तो क्या हो गया, लेस सरफेस एरिया, लीव्स अल्टीमेटली रिड्यूसिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, सारी प्रोसेसेस जो लीव के थ्रू होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो गया या जो भी प्रोसेसेस होंगी वो सब कम हो जाएंगी। हाँ या ना? हाँ, तो यही चीज थी, यही फैक्टर्स थे जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। समझ आया? चलो, अब ये चीज समझ आ गई तो एक छोटी सी चीज कर दीजिएगा हमारे लिए। क्या, ये 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 और ये। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लेक्चर पसंद आया हो, टॉप कोचिंग के चैनल को आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना है कि आपको ये लेक्चर कैसे पसंद आया, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी कितने नंबर आए, 95 प्लस मार्क्स आए। ठीक है, चलिए।